नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक जगह रखी जाएंगी सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं। दिल्ली में जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कई जगहों पर करेगी विरोध प्रदर्शन। भाजपा के सांसद और विधायक आप सरकार के खिलाफ दर्ज कराएंगे विरोध। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट किया जारी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू चलने की भी संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन को $1.5 अरब की सहायता देने की घोषणा की। मसौदे में यूक्रेन पर रूस के हमले की भी निंदा। दक्षिणी गजा के रफा में हुए हमले में 8 इजरायली सैनिकों की मौत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग के लक्ष्यों के प्रति दोहराई अपनी प्रतिज्ञा। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत ली गेंदबाजी। पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच आज होगा मुकाबला। कल रात भारत और कनाडा के बीच बारिश के कारण रद्द हुआ मैच। और हेडलाइंस के बाद आप खबरों में विस्तार से बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में 29 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने को लेकर भी चर्चा करने की संभावना है। इससे पहले भी गृह मंत्री ने 14 जून को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन के गेट 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन महान भारतीयों ने हमारे देश के इतिहास, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों के लिए उन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो जाता था और इसलिए इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले सभी गणमान्य व्यक्ति और अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान यानी प्रेरणा स्थल पर आसानी से देख सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को नई तकनीक के माध्यम से आगंतुकों तक पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई है, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उम्मीद जताई है।
उन्होंने कहा है कि चुनावों के बाद लोकसभा का ये पहला सत्र है। सरकार पक्ष और विपक्ष एक साथ टीम इंडिया की तरह काम करने को तैयार है। संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है। भारत के उत्तर और मध्य भाग के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और 19 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यूनतम तापमान ने पिछले 127 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने मेघालय में इस महीने की 19 तारीख तक तथा असम में 17 से 19 तारीख के बीच भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी अब तेज हो चुकी है। कल तक ये साथ साथ चुनाव लड़ने वाले पानी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। अब जल संकट पर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। तो वहीं जल संकट को लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार एवं लापरवाही के चलते उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, जितेंद्र महाजन समेत तमाम बीजेपी के सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने बीते कल भी जमकर प्रदर्शन किया था। जहां कांग्रेस ने दिल्ली के 280 ब्लॉक पर कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने भी जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन का वादा करते हुए $1.5 बिलियन से अधिक की सहायता देने की घोषणा की। इसमें ऊर्जा सहायता के लिए धन, क्षतिग्रस्त ऊर्जा बुनियादी ढांचे की मरम्मत, शरणार्थियों की मदद करना और नागरिक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना इसमें शामिल है। कमला हैरिस ने कहा कि रूस की आक्रामकता यूक्रेन के लोगों के जीवन और स्वतंत्रता पर एक हमले से कहीं अधिक है। ये न केवल वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर हमला है, बल्कि रूस की आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सिद्धांतों पर भी हमला है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। दक्षिणी गजा के रफा शहर में एक बख्तरबंद गाड़ी में हुए विस्फोट में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की जानकारी दी है। इजरायली सेना के अनुसार सभी सैनिकों की मौत एक बख्तरबंद लड़ाकू इंजीनियरिंग वाहन के अंदर हुई। इसमें सवार सभी सैनिक ऑपरेशन के बाद कब्जे में ली गई इमारतों में आराम के लिए जा रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद हमास को हराने और बंधकों को वापस लाने का संकल्प लिया। वहीं हमास ने कहा कि वाहन एक तैयार बारूदी सुरंग में फंस गया था, जिससे ये विस्फोट हुआ है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां आईसीसी T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। माइकल जोन्स 2 रन बनाकर एस्टन अगर की गेंद पर आउट हुए। अभी आर बैरिंगटन और ब्रेडन क्रीज पर मौजूद हैं। आज एक अन्य मुकाबले में शाम में आयरलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा।
वहीं आईसीसी T20 विश्व कप में कनाडा के खिलाफ भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला मैदान के गीले होने की वजह से रद्द हो गया। इस मैच के रद्द हो जाने के कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिया गया। वैसे भारतीय टीम पहले ही ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए ये मैच सिर्फ औपचारिकता मात्र था। भारत ने ग्रुप दौर में आयरलैंड को, पाकिस्तान को और अमेरिका को शिकस्त दी थी। और अब बात करते हैं आज के पर्व की। दरअसल गंगा दशहरा के मौके पर आज श्रद्धालु सुबह से ही गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दिन स्नान दान करने से विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।